Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ना एक लॉ फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि यानी हमारी कंट्री के अंदर कानून कैसे बनता है। ये क्यों जानना है? क्योंकि यहाँ से देखो 11th में तो आपने बेसिक अकाउंटिंग सीखी है अभी, ठीक है। अब 12th और उसके आगे चाहे आप सीए फाउंडेशन चले जाओ या फिर चाहे आप सीए इंटरमीडिएट चले जाओ, आप कहीं पे भी अकाउंटिंग सीखोगे ना तो वहां पे एक लॉ का बहुत बड़ा कंपोनेंट रहेगा। यानी लॉ, आप अकाउंट कैसे बनाते हो वो कानून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो एक बार क्या करते हैं, कानून का प्रोसेस यानी कानून कैसे फॉर्म होता है उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस समझते हैं। तो अज्यूम करो कि आज से लेट सपोज कि आज से 500 साल पहले की बात करूं, तो आज से 500 साल पहले एक बात बताओ मुझे, क्या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे कि गाड़ियों के? बहुत सारे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते होंगे, नहीं? 500 साल पहले, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां चोरी हो जाती होंगी। जब गाड़ियों के एक्सीडेंट होते होंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती होगी। क्या ऐसा होता होगा क्या? द आंसर इज नो। क्योंकि भाई 500 साल पहले, अगर आज से 500 ईयर्स बैक की बात करूं तो कहने से 500 साल पहले तो कार ही नहीं हुआ करती थी, आया ना? कहने से 500 years back there was no cars, there was no cars। तो कहने से जब कार ही नहीं होती थी तो वो कार चोरी कहां से होगी और उसका एक्सीडेंट कहां से होगा, और जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो कहने से लोगों की डेथ ही नहीं होगी। अब 500 साल पहले मत बात करो, आज से 150 साल पहले की बात करो। क्या 150 साल पहले 150 years back क्या कारों के बहुत एक्सीडेंट होते होंगे? क्या कारें चोरी हो जाती होंगी क्या? कहने से आंसर इज स्टिल नो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आज से 150 साल पहले कार तो होती थी, बट कहने से एक सिटी या एक गांव में इक्का दुक्का कार मिलेगी आपको, बाकी कार्स इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो कहने से जब कार ही एक है तो कहने से वो एक्सीडेंट उसका किसके साथ होगा, ठीक है। उसको चोरी करने की हिम्मत कौन करेगा? क्योंकि जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में एक ही कार है। तो इसकी वजह से क्या होने लग गया कि 150 साल पहले हमको कारों से कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब एक बात बताओ, कहने से जैसे जैसे हमारे पास कारें ज्यादा आने लग गई, यानी ज्यादा कार्स बिकने लग गई और हर आदमी कार खरीदने लग गया, तो कहने से अब बहुत सारे लोगों के पास क्या होने लग गया? कार्स होने लग गई। अब बहुत सारे लोगों के पास कार होने लग गई ना, तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि देयर वर मेनी कार्स, और उन कार्स, बहुत ज्यादा कार होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई, जैसे कि चोरी, थेफ्ट, चोरी होने लग गई, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट्स होने लग गए, और क्या होने लग गया? कहने से इन एक्सीडेंट्स के अंदर लोग इंजर्ड होने लग गए एंड उनकी डेथ भी होने लग गई। और कहने से ये पूरी कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम होने लग गया कि नहीं हो गया कि भाई आज इस गाड़ी में ये एक्सीडेंट हो गया, आज इसकी गाड़ी चोरी हो गई, आज इसको गाड़ी में एक्सीडेंट में इसको लग गया, आज इसकी डेथ हो गई। तो कहने से पूरी कंट्री के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। और कहने से जब भी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम लोग सबसे पहले पब्लिक सबसे पहले किसको कोसता है? अपना गलती नहीं देखता कि भाई मैं जल्दी गाड़ी चला रहा था, मैं तेज गाड़ी चला रहा था इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो सबसे पहले कोसता है किसको? गवर्नमेंट को कोसता है। वो बोलता है कि यार क्या गवर्नमेंट है, ठीक है, इधर गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। जैसे कि अब गवर्नमेंट क्या करे इसके अंदर? अगर आप फास्ट गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे? लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग की कंट्री में या फिर कोई भी कंट्री में जब भी लोगों को प्रॉब्लम होगा तो हम सबसे पहले कोसना किसको स्टार्ट करेंगे? हम लोग कोसना स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा कोसना चालू किया, मानो कि लेट सपोज आजकल की बात है, आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ठीक है। तो जब ऐसा सब प्रॉब्लम आने लग गया, सब लोग गवर्नमेंट को कोसने लग गए, तो मोदी जी अपने लोगों को बुलाए। मोदी जी अपने जितने भी ऑफिसर और जितने भी दूसरे नेता लोग थे उन सबको बुला के बोले बैठो, सबको बिठाया। बोले यार ये पब्लिक अपने को कोस रहा है, इधर क्या करने का, ये प्रॉब्लम हो गया है। बोले प्रॉब्लम क्या है? तो बोले प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियां चोरी हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें लोग इंजर्ड हो जा रहे हैं और लोगों की इंजर्ड हो रहे हैं तो उनकी डेथ भी हो जा रही है। बोले अच्छा ये सब प्रॉब्लम है। तो बोले एक काम करो कि सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को लिखो। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जितनी वो सोच सकते थे वो सब प्रॉब्लम्स उन्होंने लिखी। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो बोलते कि भाई प्रॉब्लम क्या है? तो बोले प्रॉब्लम गाड़ी चोरी हो जा रही है, थेफ्ट प्रॉब्लम हमारी।
बोले और क्या प्रॉब्लम है? बोले और ये प्रॉब्लम है कि इसका एक्सीडेंट भी हो जाता है गाड़ी का। मैं बोला और क्या प्रॉब्लम है? बोला कि इन गाड़ियों में लोगों की इंजरी हो जाती है, लोग इंजर हो जाते हैं एंड उनकी डेथ भी हो जाती है। बोले ठीक है, ये सब बात बराबर है, अब इनका सोल्यूशन बताओ। तो इनका सोल्यूशन निकालने लगे तो ऑफिसर लोग ने मोदी जी को बोला कि देखो मोदी जी, चोरी इसलिए होती है गाड़ी क्योंकि गाड़ी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ियों को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, यानी हर गाड़ी का आज से क्या होगा, यूनिक नंबर होगा। हर गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। मोदी जी बोले बढ़िया है, ठीक है, इस नंबर का क्या करना है? बोला जो भी गाड़ी चलाएगा उसको ये गाड़ी के सामने ये नंबर लगा के चलना होगा, और तो और कोई अगर ये नंबर चेंज भी कर ले तो भी गाड़ी पहचानी जा सके, इसके लिए हम लोग उसके इंजन के ऊपर भी एक नंबर लिख देंगे जो रब नहीं किया जा सकता, जिसे इंजन नंबर या फिर चेसिस नंबर बोला जाता है। बोले ठीक है, ये प्रॉब्लम, चोरी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई। बोले एक्सीडेंट का क्या करेंगे? तो बोले देखो एक्सीडेंट को रोकने का क्या तरीका है कि भाई एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी चला रहा है। तो बोले कि अभी हम लोग है ना गाड़ी सिर्फ उन्हीं को चलाने देंगे जिनको गाड़ी चलानी आती है, यानी हम लोग सबको ये बोलेंगे कि गाड़ी चलाने के लिए क्या जरूरी रहेगा, लाइसेंस। क्या जरूरी रहेगा, लाइसेंस। प्लस हम लोग बच्चे लोग को गाड़ी नहीं चलाने देंगे, क्योंकि बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो बोले गाड़ी चलाने के लिए मिनिमम एज कितनी हो गई, 18 ईयर्स होगी। तो एक्सीडेंट रोकने के लिए सोल्यूशन हुए। बोले कि फिर भी अगर आदमी के पास लाइसेंस है और वो 18 साल से ऊपर का है, फिर भी मोदी जी एक्सीडेंट तो हो सकते हैं और उसमें क्या हो सकती है, इंजरी और डेथ हो सकती है। बोले उसको रोकने के लिए क्या करें? तो बोले उसको, इंजरी को और डेथ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंजरी और डेथ को रोकने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि जो बाइक चलाएगा उसको हेलमेट पहनना कंपलसरी, ताकि जस्ट इन केस अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कहने से वो हेलमेट की वजह से बचा रहेगा। बोले ठीक है, बढ़िया है ये। उसके बाद बोले कि हम लोग जो गाड़ी चलाएंगे उनको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होगा, ताकि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो तो जो आदमी उसके अंदर गाड़ी चला रहा है वो सेफ रहे। क्या रहे, उसको सेफ रहे, उसकी डेथ ना हो, उसको ज्यादा इंजरी ना हो। तो बोले ठीक है, ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन हुआ। ऐसा सब बहुत सारा प्रॉब्लम और सोल्यूशन निकाला गया और उसकी एक बुक बना दी। क्या बना दी, उसकी एक बुक बना दी। और इस बुक का नाम दिया इन्होंने, क्योंकि ये गाड़ियों से रिलेटेड रूल्स थे, तो इन्होंने इसका बुक का नाम दिया द मोटर व्हीकल। क्या नाम दिया इन्होंने इसका, द मोटर व्हीकल एक्ट। क्या नाम दिया, द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल इसलिए क्योंकि ये गाड़ियों से रिलेटेड है, और एक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये है ना बेसिकली हमारी कंट्री का एक लॉ है। क्या है ये, लॉ है। तो जब कोई भी एक्ट लॉ होता है उसके पीछे वर्ड क्या रहता है, एक्ट। जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जीएसटी एक्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ लेओगे ना तो उस लॉ के पीछे क्या लिखा रहता है, एक्ट लिखा रहता है। एक्ट का मतलब होता है लॉ। तो ऐसा एक मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, बराबर है। अब इस एक्ट के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि इस एक्ट के अंदर डिफरेंट, ऐसा समझो कि ये बुक है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो समझने के लिए कि इस बुक को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, यानी चैप्टर्स होंगे इस बुक के अंदर। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और हर चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस किया गया। जैसे पहले चैप्टर में इन्होंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे, चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे, चैप्टर 2 में क्या टॉपिक डिस्कस किए होंगे, ऐसा डिस्कस किया होगा कि भाई थेफ्ट को रोकने के लिए क्या क्या करना है, नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी, इंजन पे नंबर होना कंपलसरी। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहाँ रख दी, चैप्टर 2 में। एक्सीडेंट से रिलेटेड चैप्टर 3 में, और इंजरी और डेथ से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 में, और फिर ऐसे ही आगे बाकी सब चैप्टर्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सोल्यूशन दे दिए। अब इन चैप्टर्स को है ना फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो, चैप्टर्स के भी आप क्या कर सकते हो, फर्दर पार्ट कर सकते हो। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3। अब इनको हम पार्ट नहीं बोलते हैं, एक्चुअली लीगल लैंग्वेज होती है ना, जो लॉयर लोग की लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम लोग इनको पार्ट नहीं बोलते, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शंस। जैसे कि ये मोटर व्हीकल बुक नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। वैसे ही इनको पार्ट्स होते हैं ना, चैप्टर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन्हें सेक्शन बोलते हैं, और अगर इस चैप्टर के अंदर फर्दर पार्ट्स हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं, सब सेक्शन। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक्ट होता है, उसको हम फर्दर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनते हैं, चैप्टर्स बनते हैं। फिर चैप्टर्स को हम फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं, सेक्शंस बनते हैं। और जब हम सेक्शंस को फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं, सब सेक्शंस बनते हैं। अब अगर आपको जरूरत नहीं है इससे आगे जाने की, बट फिर भी बताता हूं, अगर आप सेक्शन को फर्दर डिवाइड करते हो तो क्लॉजेस बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लॉजेस। और अगर आप क्लॉजेस को फर्दर डिवाइड करते हो तो आपको बनते हैं सब क्लॉजेस। क्या बनते हैं,
सब क्लॉसेस। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो कहना से ऐसे सेक्शंस और सब सेक्शंस बन के कहना से एक पूरी बुक बना दी मोदी जी ने। और एक दिन मोदी जी मेरे घर आके बोलते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं मोदी जी, ठीक है, और मोदी जी बोलते हैं कि शैलेंद्र तेरी बहुत फिक्र है मुझे, क्या पता तू गाड़ी चलाते चलाते कहीं एक्सीडेंट ना कर दे गाड़ी का, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैं तुझे ये बुक देता हूँ, कल से रूल फॉलो करना गाड़ी चलाने के टाइम पे। मैं बोला देखो मोदी जी, जिंदगी मेरी, गाड़ी मेरी, ठीक है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, ठीक है, मुझे कोई रूल नहीं फॉलो करने, मैं मेरी गाड़ी जैसे चलाऊंगा वैसे ही चलाऊंगा, ठीक है, आपको मुझे आपका कोई रूल फॉलो नहीं करना है। तो मोदी जी बोलते हैं देख ये देश का कानून है, ठीक है, हम सब लोग ने मिलकर एक कानून को बनाया है और तुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोला देखो मोदी जी, इस देश का नाम भारत है और इसके अंदर रहता क्या है, इसके अंदर है क्या है, इसके अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इस देश के अंदर कोई भी रूल जब तक लोगों से आप पूछ नहीं लेते, उन सब लोग की हाँ नहीं बुला लेते, तब तक कोई भी चीज रूल नहीं बन सकती। तो मेरे को नहीं याद है कि आप मेरे पास कब आए थे और आपने इस बुक को दिखा के मुझसे इसकी क्या लिया था, परमिशन लिया था मुझसे, यस बुलवाया था आपने। मैंने इस बुक के लिए कभी भी यस नहीं बोला, इसलिए रूल नहीं है और इसको मैं नहीं मानूंगा। तो मोदी जी वापस चले गए। मोदी जी अब अपने ऑफिस में जाके सबको वापस बुलाते हैं, सारे ऑफिसर्स लोग को वापस बुलाते हैं, बोलते हैं बैठो। बोले कि यार ये शैलेंद्र ऐसा बोल रहा है कि बुक नहीं फॉलो करूंगा क्योंकि उससे परमिशन नहीं ली है। तो अब मोदी जी क्या करते हैं कि इस बुक को, ये जो बुक है ना, इसको लेके जाते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होता है, तो बेसिकली पार्लियामेंट को आप लोकसभा भी बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हैं इसे, लोकसभा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और पार्लियामेंट में क्या होता है कि बेसिकली 543 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 543 लोग होते हैं। अपनी कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, तो अपनी कंट्री में कितने हैं, 543 लोग हैं। और वो 543 मतलब कौन है कि जिन लोग को हम लोग यहां से वोट देते हैं ना, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जिनको हम लोग अपने यहाँ से एरिया से वोट देते हैं। जैसे कि हम दादरा नगर हवेली से इस वक्त हमने किसको वोट दे रखा है, इस वक्त हम लोग ने मोहन भाई डेलकर को वोट दे रखा है। तो इन लोग को हम क्या बोलते हैं, एमपीज। ये 543 एमपीज इस लोकसभा में बैठते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, इन सबको लाके ये बुक दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये बुक देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ये रूल बनाए। तो ये सब लोग बोलते हैं यार मोदी जी आप सोच तो अच्छा रहे हो, ठीक है, बराबर है, आपकी बात एकदम बराबर है कि हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए, सब बराबर है आपका। तो अगर इन एमपीज के पास कोई सजेशन होता है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है इस रूल को, तो ये गवर्नमेंट को यानी मोदी जी को सजेशन देते हैं। अदरवाइज ये लोग क्या बोलते हैं, हाँ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ बराबर है। और अगर इन 543 में से मेजोरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम बोलते हैं कि ये लॉ लोकसभा में पास हो गया। कहां पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। अब लोकसभा में पास हो गया कहने से ये तो कंट्री वाइड परमिशन हो गई, ये सुनो। अब गुजरात गवर्नमेंट से, ठीक है, फिर उसके बाद हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद हम लोग को राजस्थान गवर्नमेंट से, स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है ना, तो स्टेट के कुछ मेंबर्स आते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट है ना, कुछ लोगों को भेजती है, उनको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एमपी ही बोलते हैं। लेकिन उनको हम नहीं चूज करते, उनको स्टेट गवर्नमेंट चूज करती है। और वो लोग जहां बैठते हैं ना, उसे हम बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं उसे, राज्यसभा। अब राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा वाले भी सब लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटी लोग इसको क्या बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई हाँ बराबर है ये, ठीक है। तो कहना ही से लोकसभा में ये बिल पास हो गया, यानी लोकसभा में जितने नेता लोग थे उन्होंने, मेजोरिटी ने बोला हाँ बराबर है। उसके बाद राज्यसभा में भी सब लोग ने बोला ये बराबर है। उसके बाद राज्यसभा से ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे पढ़ते हैं कि भाई सब चीज बराबर है कि नहीं है, और बराबर लगती है उनको तो वो क्या करते हैं, उस पर अपना साइन कर देते हैं। और जब कोई चीज पे प्रेसिडेंट साइन कर दे तो अब वो इस कंट्री में क्या बन जाता है, वो कंट्री में लॉ बन जाता है। तो अब मोदी जी मेरे पास आते हैं, अब मोदी जी मेरे पास क्या आते हैं, अब मोदी जी मेरे पास आते हैं और मोदी जी मेरे को आके बोलते हैं देख शैलेंद्र ये ले रूल बुक। मैं बोला यार मोदी जी आप वापस आ गए, पिछली बार आपको डेमोक्रेसी सब समझा के भेजा था, अब वापस क्यों आ गए। बोले रुक तो सही, मेरी बात सुन। मैं बोला सुनाओ। तो मोदी जी बोलते हैं देख तूने लास्ट टाइम क्या बोला था कि तेरी परमिशन नहीं ली इसलिए तू इसको नहीं मानेगा। मैं बोला सही बात, और अभी भी नहीं मानूंगा। मोदी जी बोलते हैं कि इस बार मैंने तेरी परमिशन ले ली है। मैं बोला मेरी परमिशन आपने नहीं ली, आपने मुझसे कब पूछा कि ये लॉ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बोले तुझसे नहीं पूछा, बट तूने एक आदमी को चूज किया ना जिसका नाम क्या है, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट। क्या नाम है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब तू इसको वोट दे रहा था, तुम्हारी यहां से, तुम्हारे एरिया से जब तुम इसको वोट दे के जिता रहे थे, तब तुम वोट देने के टाइम उसका मतलब यह था कि भाई जो भी ये आदमी बोलेगा ना वो हम सब मानेंगे, हमारी तरफ से ये आदमी बोलेगा। अगर इस आदमी ने हां बोल दिया, दैट मीन्स क्या हुआ कि उसकी हां में हमने भी हां बोल दी। तो मोदी जी बोलते हैं कि देख भाई, मेजोरिटी लोगों ने हां बोल दिया, मतलब तूने भी हां बोल दिया और अब तुझे इस लॉ को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मैं बोला मोदी जी आपने तो क्या कर दिया, चेक एंड मेट कर दिया, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं भी रूल तो फॉलो करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से फॉलो करूंगा। बोले जो करना है कर ले, अगर तोड़ेगा तो पेनल्टी लगेगी। मैं बोला ठीक है, पेनल्टी की बात ही नहीं आने देंगे। नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट डे मैं गांव से ना एक बैल मंगा लेता हूं। क्या मंगा लेता हूं? बैलगाड़ी मंगा लेता हूं। अब ये बैलगाड़ी को बुलक कार्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो अब ये बैलगाड़ी में मंगा लेता हूं और ये बैलगाड़ी लेके मैं मेरे घर से निकलता हूं और मैं मेरे ऑफिस जाता हूं। कहां जा रहा हूं? मैं मेरे ऑफिस जा रहा हूं, मेरी क्लासेस जा रहा हूं। जैसे ही मैं रास्ते में जाता हूं तो मुझे एक पुलिस वाला रोक लेता है, ठीक है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, बोलता है रुको। मैं बोला क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है तुमको? गाड़ी भी नहीं चला रहा मैं तो बोलते हैं कि भाई तुम बुलेट कार्ट चला रहे हो, तुम एक गाड़ी चला रहे हो। क्या चला रहे हो? तुम एक गाड़ी चला रहे हो, और अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो हमें चाहिए तुम्हारा लाइसेंस। क्या चाहिए? तुम्हारा लाइसेंस, और हमें चाहिए तुम्हारा सीट बेल्ट पहना हुआ होना चाहिए। मैं बोला मजाक मत करो मेरे साथ सुबह सुबह। बोले क्या बात कर रहे? मैं बोला देखो, मैं चला रहा हूं क्या, मैं चला रहा हूं बैलगाड़ी, ठीक है, और लाइसेंस का रिक्वायरमेंट और सीट बेल्ट का रिक्वायरमेंट तो उस गाड़ी के लिए है, इस गाड़ी के लिए नहीं है। तो अब वो हवलदार बोलता है कि ऐसा कहां लिखा है, ऐसा कहां लिखा है कि बैलगाड़ी वाले को लाइसेंस नहीं चाहिए और बैलगाड़ी चलाने वाले को सीट बेल्ट नहीं चाहिए। मैं बोला देखो मजाक मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, ठीक है, सुबह सुबह परेशान मत करो, मेरे को ऑफिस जाने दो। तो अब वो कहने से पुलिस वाला क्या बोलेगा? पुलिस वाला ये बोलेगा कि ये जो बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं ना, ये क्या है? एक तरह का मोटर व्हीकल है। क्या है? एक तरह की मोटर व्हीकल है, यानी गाड़ी है, और इस पे क्या लगेगा? मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा। क्या लगेगा? मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा। और उस एक्ट के हिसाब से तो भाई गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस और सीट बेल्ट होना कंपलसरी है। और कहने से ये तो पुलिस वाला बोल रहा है। अब इसके सामने मैं क्या बोलूंगा कि भाई, अगर मैं क्या बोलूंगा इसमें, मैं बोलूंगा कि इट इज नॉट अ मोटर व्हीकल, ये मोटर व्हीकल नहीं है, और इसीलिए इस पे मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लग सकता, और मुझे सीट बेल्ट और लाइसेंस पहनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने से बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीच रोड में हम दोनों लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? यस और नो? यस। और कहने से मेरे जैसा एक नमूना थोड़ी ना इस कंट्री के अंदर, कहने से बहुत सारे लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो इसलिए करेंगे, चलो पुलिस वाले से मचमच करने में अपने को मजा आ रहा है, टाइम पास करने के लिए कुछ मिल रहा है। तो कहने ही से ऐसे प्रॉब्लम्स लॉ की वजह से अराइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। कहने से पुलिस वाला भी सही बोल रहा है, एक तरह से वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और कहने से मैं भी सही बोल रहा हूं कि भाई ये वो वाली गाड़ी नहीं है जिसमें लाइसेंस की जरूरत है। तो कहना ही से अब यहां पे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा। और इस प्रॉब्लम को जब ये लोग मोटर व्हीकल एक्ट बनाते हैं ना, जो भी लॉ बनाते हैं, लॉ ड्राफ्ट करते हैं, लॉ को लिखते हैं, तो वो लोग है ना ये प्रॉब्लम्स पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी उनको पहले से ही मालूम होता है कि यार ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना ये पहले से ही उसका सोल्यूशन इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिख देते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक एक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मैंने बताया ना आपको, सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मैंने क्या बताया था? एक बुक होती है, बुक्स को आप छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो तो क्या बनता है? सेक्शन बनता है। तो अब जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द, हमेशा ऐसा नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन 1 जो होता है ना, सेक्शन 1 के अंदर क्या होता है कि सेक्शन 1 के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है। इंट्रोडक्शन यानी कोई भी लॉ होता है उसका सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है? उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी क्या? उसमें उसका नाम क्या है, यानी लॉ का नाम क्या है, ये कौन से स्टेट्स में लगेगा या कहाँ कहाँ लगेगा। तो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जैसे गुजरात में लगते हैं, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं लगते, ठीक है। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो पहले ऐसा होता था कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लॉ होते थे ना वो सारी कंट्री को लगते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं लगते थे। अब ऐसा नहीं है। 377 जो धारा थी उसको निकालने के बाद सारे लॉ कहाँ लगते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में भी लगते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो लॉ होता था वो पूरे कंट्री में लगता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला सेक्शन ये बताता है कि ये लॉ का नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ लगेगा। अब जो सेक्शन 2 होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 2 क्या करता है? सेक्शन 2 बेसिकली सारी डेफिनेशन दे देता है।
डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इस लॉ के अंदर जितने भी मेजर वर्ड यूज किए गए हैं ना, उन वर्ड का मतलब क्या है, वो सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं, सेक्शन 2 में लिखी होती है। अब कहने से हमारा यहाँ पे झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है कि ये जो बुलक कार्ट है ये मोटर व्हीकल है कि नहीं है। कहने से मैं बोल रहा हूं कि मोटर व्हीकल नहीं है और पुलिस वाला बोल रहा है कि ये मोटर व्हीकल है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से निकल के आएगा, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेक्शन नंबर 2 से निकल के आएगा। हम दोनों जाएंगे और सेक्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 2 में हमको कहने से मोटर व्हीकल का क्या लिखा होगा, मोटर व्हीकल की क्या लिखी होगी, डेफिनेशन लिखी होगी। मोटर व्हीकल की क्या लिखी होगी, डेफिनेशन। तो अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है कि डेफिनेशन क्या लिखी है, बट लेट सपोज कि मोटर व्हीकल की सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन ये लिखी है कि मोटर व्हीकल रिफर्स टू ए मूविंग स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसी चीज जो मूव होती है, मूविंग स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, with a central control unit, यानी एक मूविंग स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट एंड runs on पेट्रोकेमिकल्स। क्या लिखा है, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये ऐसी कुछ डेफिनेशन दी है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो एग्जैक्टली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कहने से ऐसी डेफिनेशन दी है। तो अब कहने से इधर एक साइड में और एक साइड कौन, एक साइड पुलिस वाला, हम दोनों कंपेयर करते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है देखो ये इस डेफिनेशन के हिसाब से, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन के हिसाब से एक मूविंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मूव होनी चाहिए। तो कहने से इस मूविंग स्ट्रक्चर के मामले में कहने से पुलिस वाला जीत गया। पुलिस वाला बोलता है कि भाई मूविंग स्ट्रक्चर, तुम्हारी गाड़ी भी चलती है और तुम्हारी बैलगाड़ी भी चलती है, तो तुम्हारी बैलगाड़ी मूविंग स्ट्रक्चर तो है। मैं बोला ठीक है, ये बात तो मैं मानता हूं। बाद में बोलता है इट शुड हैव ए सेंट्रल कंट्रोल। तो बोले देखो गाड़ी में क्या होता है, हैंडल होता है, क्या होता है, गाड़ी में स्टीयरिंग होता है। तो स्टीयरिंग से गाड़ी कंट्रोल होती है, उसमें एक सेंट्रल यूनिट है, चारों पहियों को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल यूनिट है। बोले कि ऐसे ही तुम्हारी गाड़ी के अंदर भी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है। कौन बोलता है ऐसा, पुलिस वाला बोलता है कि तेरे हाथ में भी तो गाड़ी का कमान है, जो बैलगाड़ी है उसकी कमान किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। और कहने से पूरी बैलगाड़ी कंट्रोल किससे होती है, सिर्फ ये कमान से होती है। तो बोलता है कि सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इसमें भी है। मैं बोला ये भी बात तुम्हारी सही है। अब बाद में वो बोलता है, मैं बोलता हूं उसको कि देखो इट शुड रन ऑन ए पेट्रोकेमिकल, यानी ये किस पे चलनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल पे चलनी चाहिए भाई। और मेरी गाड़ी पेट्रोल एंड डीजल पे नहीं चलती है, मेरी गाड़ी पेट्रोल एंड डीजल पे नहीं चलती है, मेरी गाड़ी किस पे चलती है, घास फूस खा के चलती है। तो कहना ही से सिंपल सी बात है, ये पॉइंट पे कौन जीत गया, मैं जीत गया, और ये पॉइंट पे कौन हार गया, वो हार गया। तो बताओ कहना ही से तीनों कंडीशन फुलफिल हुई क्या मेरी गाड़ी की, कहना ही से पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन तीसरी कंडीशन में फुलफिल नहीं हुई। इसलिए कहने से मेरी गाड़ी क्या नहीं है, मेरी गाड़ी मोटर व्हीकल नहीं है। और जब मोटर व्हीकल ही नहीं है तो कहने से किस चीज का लाइसेंस और किस चीज का सीट बेल्ट, कहने से दोनों का ही रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर से चला जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये एक पूरी लॉ की जर्नी है। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, सेक्शन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इसको है ना थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब आज से कई साल पहले सोचो कि लोग किस चीज के लिए भागते थे, किस चीज के पीछे भागते थे। कहने से जब आदि मानव का जमाना था तो इंसान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती थी कि भाई आज का खाना मिल जाए बस। यस और नो, यस। जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करने लगा तो अब उसकी नीड्स बढ़ने लग गई। कहने से अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, अब वो बोलता है कि भाई मेरे को तो खाना मिलना ही चाहिए बट मेरी फैमिली को भी खाना मिल जाए। जैसे जैसे इंसान और विकसित होने लग गया और आगे बढ़ने लग गया, प्रोग्रेस करने लग गया, अब उसको सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। कहने से इन शॉर्ट जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ने लग गया उसकी नीड्स भी बढ़ने लग गई, और जब उसकी नीड्स बढ़ने लग गई तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो बिजनेस करने लग गया। जब वो अकेला बिजनेस कर रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो भी नुकसान फायदा हो रहा था वो सब किसका हो रहा था, वो अकेले एक इंसान का हो रहा था। लेकिन जब बिजनेस अकेले इंसान से एक लिमिट तक ही वो बढ़ा सका उसको, लेकिन जब उसने दूसरे इंसान के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया ताकि उसका बिजनेस बड़ा हो, तब प्रॉब्लम्स आने लग गई, तब कहने से झगड़े शुरू होने लग गए।
तब उनके बीच में उन्हें लग गया कि भाई ये प्रॉफिट किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आने लग गई। और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैनाई से जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा उस चीज़ में, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें कैनाई से हम लोग किसको कोसेंगे, गवर्नमेंट को कोसेंगे। और कैनाई से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा। इसीलिए जब when two or more person बिजनेस करने लगे, जब 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करने लग गए साथ में, तो हम उसे पार्टनरशिप बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए उसे, पार्टनरशिप। लेकिन इस पार्टनरशिप के अंदर जब वो बिजनेस करने लग गए तो उनके अंदर बहुत सारे झगड़े होने लग गए। क्या होने लग गए, झगड़े होने लग गए, ठीक है। और जब इनके झगड़े होने लग गए तो गवर्नमेंट ने वापस एक बुक बनाई, ठीक है, और उस बुक का नाम रखा इन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम रखा इन्होंने इसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके एक बुक बनाया और उस बुक के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने लिख दी। और कहना से इसके अंदर भी ऐसा रहा होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे करके इसके अंदर सारे सेक्शंस लिख के बनाए गए। और उन सेक्शंस के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या किया गया, सॉल्व किया गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये सेक्शंस क्या बोलते हैं, ठीक है। कुछ सारे नहीं देखेंगे, कुछ सेक्शंस देखेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं। नाम देखो क्या है इसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन क्यों लिखा गया है इसके अंदर, क्योंकि ये इंडिया पे लगता है। ये एक्ट कौन सी कंट्री का है, इंडिया का है, इसके लिए इसका नाम क्या है, इंडियन, ठीक है। पार्टनरशिप क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया कि भाई इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप होने वाली है उन पे ये लॉ लगेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। का मतलब कि ये सिग्निफाई करता है कि ये लॉ है। अच्छा बताओ ये क्या है, 1932, व्हाट डज दिस मीन, 1932 का मतलब क्या हुआ। तो कहने से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लॉ बनाया गया था ना, ये कौन से साल में बनाया गया, 1932 के अंदर बनाया गया था। कौन से साल के अंदर बनाया गया था, 1932 के अंदर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये लॉ 1932 के अंदर बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1932 के अंदर अगर बनाया गया था, तो भाई हमारी कंट्री आजाद कब हुई थी, कहने से हमारी कंट्री आजाद हुई थी 1947 में। तो कहने से हमारी कंट्री बनी कब, हमारी कंट्री बनी 1947 में। तो लॉ उससे पहले कैसे बन गया भाई, इंडिया बना कब, इंडिया 1947 में बना, तो लॉ 1932 में कैसे बन गया। तो देखो 1947 से, ऐसा नहीं है कि इंडिया 1947 में बना, इंडिया तो 1947 से पहले भी था, लेकिन उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया। नाम क्या था उसका, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, इसके लिए कंट्री का नाम रखा गया था ब्रिटिश इंडिया। और कहने से उस टाइम पे भी गवर्नमेंट तो होती थी, कहने से हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। और कहने से प्रॉब्लम तो उनको भी होती होगी, ये सुनो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी प्रॉब्लम होती होगी, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या बनाते होंगे, लॉ बनाते होंगे। तो उस टाइम पे ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस लॉ को बनाया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई, जब हमारी कंट्री कब आजाद हुई, 1947 में आजाद हुई, तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। एज इट इज अडॉप्ट कर लिया मतलब क्या, कि हम लोग ने सोचा कि भाई वापस से कौन नया रूल बनाएगा, कौन इतना सोचेगा। तो जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे ना, ऐसा सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ नहीं किया गया, बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट्स ऐसे थे जो एज इट इज हम लोग ने क्या किए, ब्रिटिशर्स से ले लिए। हमने एक लॉ पास कर दिया कि भाई ये जो लिस्ट में हमने जिन जिन लॉ का नाम लिखा है ये ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉ हैं, लेकिन हम लोग इनको एज इट इज मानेंगे इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया किसके द्वारा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इनके अंदर लिखा क्या है, और उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे।